नमस्कार दोस्तों। सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू की ये जो सीरीज हमने शुरू करी है, ये उस दिशा में थर्ड वीडियो है। और मैं पहले आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो है एमसीक्यू के फॉर्म में, लेकिन इसके पहले के भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें भी आंसर्स को इतना डिस्क्रिप्शन के साथ और इतने अच्छे से हमने समझाने की कोशिश करी है कि किसी भी एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपसे बन जाए। ये वीडियो 3 पेपर के लिए आपको हेल्पफुल होगा। पहले तो पीएससी के जो फॉरेस्ट सर्विस है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा मेंस में। पीएससी का जो मेंस है उसमें थर्ड पेपर आपने देखा होगा, पिछली बार बहुत सरप्राइजिंग था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत उलझे हुए थे, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इस एमसीक्यू से अगर हम एक क्वेश्चन को समझेंगे तो हम 3 नंबर लायक आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, व्यापम के क्वेश्चन, उसमें तो बहुत हेल्पफुल होना है क्योंकि अब व्यापम के क्वेश्चन में साइंस का एक पूरा के पूरा पोर्शन आ गया है। चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, वो तो साइंस, उसमें तो हेल्दी साइंस आती है, तो ये क्वेश्चंस आपको वहां पे बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत फायदा करेंगे। और तीसरे, एसएससी और रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी एंड अदर जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, प्लस जो इसके पहले के जो वीडियो हैं साइंस वाले वो जरूर देखिएगा। तो आपको एक सीरीज हो जाएगी कनेक्टिविटी के साथ। और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को देखते समय उसके आंसर्स को जो है वो साथ में जो है वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। एक काम और करिएगा कि जब आप इसको देखें तो इसमें एक नीचे ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर ये पेपर जो आज का है, ये पेपर आपको वहां पर मिल जाएगा आंसर की के साथ अपलोड। वहां से पेपर को निकालिए और किसी भी फोटोकॉपी से प्रिंट कराइए, और फिर उसके बाद इस वीडियो के साथ में उसका पूरा पेपर में डिस्क्रिप्शन, तो एक आपके पास नोट्स भी तैयार हो गए। मतलब उसी के सामने लिख लिया कि क्या क्या बातें बताई जा रही, तो आपका एक क्वेश्चन लगभग 10-12 क्वेश्चन के नोट्स जो है उसने अच्छे से हेल्दी क्या करा दिए, तैयार करा दिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंगल यूज पानी की बोतल बनाने के लिए निम्न में से किस एक का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल? ठीक है, या वाटर बॉटल, जो भी आप कहें। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बहुत जगह बैन हो चुका है ना। और कहीं ना कहीं प्लास्टिक एक पॉल्यूशन में एक नई तरह की समस्या पैदा कर रहा है, तो अगर हमें नहीं पता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उलझन है। तो पहले तो इसको देख लें कि इसका आंसर क्या होगा। तो पॉलीएथिलीन जो है या पीईटी, ये इसका आंसर है पहला। तो अब बड़ा प्रश्न है कि बाकी ये चीजें क्या हैं। तो देखिए, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जो भी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, ये प्लास्टिक हम दो तरह से यूज कर रहे हैं। एक प्लास्टिक वो यूज कर रहे हैं जो कपड़ों के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, टेक्निकली अगर कहा जाए कि मतलब जो सिंथेटिक मटेरियल है उसको हम कपड़े जैसी रूप में यूज कर रहे हैं, वो सब सिंथेटिक अगर कहा जाए फाइबर में आता है। इसमें सिंथेटिक फाइबर के अंदर, जैसे कोई पूछे कि सिंथेटिक फाइबर में क्या आएगा जो रोज हम कपड़े में यूज करें, तो एक तो हमको रेयान के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, हम जो है वो नाइलॉन का उपयोग करते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक फाइबर हैं जो आप पहनने में या किसी चीज में जो है वो इस्तेमाल करते हो कहीं भी। जैसे पॉलिएस्टर का यूज करते हो, जैसे सपोज मान के चलो यहाँ पर मैंने पॉलिएस्टर लिखा अभी, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, आपके घर में कोई भी ब्रांडेड कंपनी का, लोकल वाले तो लगाते नहीं बेचारे, ब्रांडेड कंपनी का कोई बैग रखा हो जिसमें आप अपना लैपटॉप रखते हो या अपना सामान रखते हो, उसके अंदर एक स्टिकर चिपका होगा, उसमें लिखा होगा 100%, ठीक है, पॉलिएस्टर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। वो उसमें जो है वो लिखा होगा, देखिएगा कभी भी ना। तो ये रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक का यूज करते हैं ना, तो दो तरह के प्लास्टिक हम यूज करते हैं। एक प्लास्टिक वो होता है कि जिसको एक बार बनाया आपने, और बनाने के बाद जो है वो, मतलब वो अपने जो शेप है उसको, शेप को कभी भी जो है वो खोएगा नहीं। जैसा शेप है वैसे ही शेप में रहेगा। उस प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मो, जो है वो अगर कहा जाए सेटिंग प्लास्टिक, यहां लिख दे रहा हूं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये प्लास्टिक की क्या खासियत है? ये प्लास्टिक, ता लगा लेना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेसिक मतलब है कि आपने अगर उसको एक बार यूज करना शुरू किया, जैसे मान के चलो घर में कोई ऐसी बाल्टी है जिसमें खूब गर्म पानी अगर हम डाल दें, तो आप देखो कि क्या वो बहुत गर्म पानी डालने में वो पिघल जाएगी या मुड़ जाएगी? अगर नहीं मुड़ रही, नहीं पिघल रही, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यानी गर्म करने पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। जैसे बेकेलाइट, जो आपके घर में कुकर रखे होंगे उनका जो हैंडल बना होगा वो बेकेलाइट का है।
जो आपके घर में टीवियां होती हैं, मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उनके कैबिनेट यानी बाहर का जो ढांचा बनाने के लिए बेकेलाइट यूज किया जाता है। क्या गर्म करने पर वो मुड़ जाता है? आंसर इज नो। जो डिनर सेट हम यूज करते हैं उसे मेलामाइन से बनाया जाता है। ठीक है, जो देखो ना प्लास्टिक जैसे डिनर सेट होते हैं, वो शादियों में जाते हैं ना, जो प्लेट में हम खाना खाते हैं, वो सब मेलामाइन से बनती है। तो क्या गर्म खाना लेने से वो आड़ी टेढ़ी हो जाएगी? नहीं होगी। ये कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरे प्लास्टिक जो होते हैं उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में सबसे कॉमन जो है वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नॉर्मली जो है वो पीवीसी के जो बर्तन यूज होते हैं या कपड़े यूज होते हैं पीवीसी से बने। जहां तक है कि आपने जूते का सोल देखा होगा ना, कभी ध्यान से देखिएगा, उस पर भी पीवीसी लिखा रहता है। तो इसको अगर आप गर्म कर लेंगे, गर्म उबलता हुआ पानी डाल देंगे, तो अपना शेप ही खो देगा। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, पीवीसी को छोड़िए, अभी आप वहां मत ढूंढिए, पीईटी जो अभी मैंने बोला पानी की बोतल, कुछ मत करिए, 10 रुपए 20 रुपए की तो आती है। आज एक पानी की बोतल लीजिए और उस पानी की बोतल में बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी डालिए, खुद आपको फील हो जाएगा कि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं, वो थर्मोप्लास्टिक है। क्योंकि वो बोतल में जैसे ही पानी डालोगे वो आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, पूरी मुड़ जाएगी। तो ये याद रखिएगा। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में बेकेलाइट का यूज हम लोग कर रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ठीक है, जितने स्विच बोर्ड वगैरह देखे होंगे ना अपने घरों में, जो बटन लगती है, स्विच बनते हैं, ठीक है, कैबिनेट बनते हैं, बाहर के जो डब्बे खोखे के ढांचे जो बनाए जाते हैं, देसी भाषा में कहा जाए, वो सब थर्मोसेटिंग से। मेलामाइन अभी मैंने बता दिया, डिनर सेट, खाने की चीजों में जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक जैसे जो दिखते हैं, वो है प्लास्टिक ही है, बस उसका नाम, उसका मटेरियल है मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक पीवीसी, जूते का सोल, जो बच्चे सुसु करते थे तो बैट के ऊपर एक प्लास्टिक जैसी पन्नी जैसी शीट आती है, वो भी पीवीसी से बनी होती है। पाइप होते हैं पीवीसी के, देखो ध्यान से, प्लास्टिक वाले पाइपों को एक दूसरे पे चढ़ाने क्या करते हैं, आग से हल्का सा गर्म करते हैं, वो आड़े टेढ़े हो जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, और उनको एक दूसरे के ऊपर फंसा के चढ़ा दिया जाता है। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। बट टेक्निकली ये तो हो गई बात आपको पूरी प्लास्टिक की, बट ये जरूर याद रखिएगा पीईटी। क्यों याद रखिएगा पीईटी? क्योंकि यही एक ऐसा प्लास्टिक है इस समय जो सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है। सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि सिंगल यूज में इस क्लास में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट उनने कम से कम एक महीने में 2 से 4 पानी की बोतलें तो खरीदी होंगी, और उसको रोड पे कहीं ना कहीं जो है वो फेंका होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि पीईटी क्या है। तो आंसर है कि पीईटी एक प्रकार का पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉलीमर है और सिंथेटिक पॉलीमर है, और इसे पॉलिएस्टर फैमिली का पॉलीमर जो है वो कहा जाता है, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा घातक इसको जो है वो माना जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड। अगला है, द्वार कोशिकाएं निम्न में से किस एक में पाई जाती हैं? क्वेश्चन को सिंपल वे में कहेंगे कि गार्ड सेल, यानी ये एक तो पहले हमेशा याद रखिए, बायोलॉजी या साइंस में, हिंदी मीडियम के बच्चे इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आपके पास शब्द संसार इंग्लिश का नहीं है तो आपको एग्जाम में बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए आज से कि जो भी वर्ड्स आप लिखें उनको कोष्टक में इंग्लिश में जरूर याद कर लें ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूँ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जो है वो कहाँ होती है ये पूछा है। देखो, कोई भी प्लांट अगर हमने देखा होगा ना, कोई भी प्लांट, तो प्लांट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो होता है लीफ। ये पत्ती है सपोज एक प्लांट की। ठीक है, अपन लीफ को लीफ के कलर में बना लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए एक पौधा है और ये उसके अंदर एक लीफ है, इस तरह की जो है वो लीफ पाई जाती है। अब ये जो लीफ होती है ना पौधे की, पत्ती, इस पत्ती के अंदर बहुत छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं, इस तरह से बनी हुई, ऐसी, इस तरह की संरचनाएं पत्ती के अंदर होती हैं। ये क्या करती है, जैसे मेरा हाथ है ना, ये इस तरह से पूरे टाइम जो है वो खुलती बंद होती रहती है। जैसे ये खुल रही ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये बंद हुआ ये खुल गया, ये बंद हुआ ये खुल गया। ये क्या करती है, ट्रांसपिरेशन का काम करती है, गैसों को एक्सचेंज करती है। सिंपल सी लॉजिक है यार, पौधा सांस कैसे लेता है? जैसे हमारे शरीर में ये सब काम कौन कर रहा है? हमारे फेफड़े कर रहे हैं, यानी देसी भाषा में कहें तो लंग्स ये काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो लीफ है उसमें छोटे छोटे से लंग्स जैसे सिस्टम होते हैं, उनको हम बोलते हैं रंध्र यानी स्टोमेटा। ये ध्यान रखिएगा ना, इनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। आप इंग्लिशी नाम याद रखिएगा, हिंदी में तो रंध है, लेकिन रंध में गड़बड़ हो जाएगी। इस स्टोमेटा का निर्माण इन गार्ड सेल से होता है। ठीक है, और इन गार्ड सेल का काम क्या होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए आप मेरे हाथ को स्टोमेटा मान लीजिए ना, इसका काम होता है इसको खोलना इसको बंद करना। इस तरह से ये लगातार क्या हो रहा है, खोल रहा बंद कर रहा है। यही काम हमारा हार्ट भी कर रहा है, ब्लड को पंप करने के लिए हमारा जो है लंग्स काम कर रहा है। तो इस तरह से जब हम खोलते बंद होते हैं तो गैस आती है जाती है, एक्सचेंज होता है गैसों का। क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ये लिया, और ऑक्सीजन को बाहर फेंक देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को बाहर फेंक देगा। इस प्रक्रिया में H2O का भी एक्सचेंज जो है वो होता है। तो हमें ये बेसिक समझ पड़ा कि जो गर्ड सेल होती हैं उनका मेन काम होता है, मतलब वो है किसका हिस्सा, पहले तो है वो स्टोमेटा का हिस्सा, यहाँ पर ने लिख दिया है कि वो स्टोमेटा का पार्ट है, यानी रंध्र का। किसी भी, हर एक पत्ती के अंदर, बड़ी पत्तियों में तो 2-2, 3-3 हजार स्टोमेटा होते हैं, छोटी पत्तियों में उनकी संख्या कम होती है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे गैसों का एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा। तो देखिएगा कभी वर्षा वन जिनको बोलते हैं ना, रेन फॉरेस्ट में पानी इतना गिरता है कि पत्तियों को ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, जो पत्ती पानी बाहर फेंक रही है ना, वो वेपरेशन नहीं है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वो जो वाष्पोत्सर्जन करती हैं उनको ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए पत्तियों का आकार बड़ा हो जाता है। डेजर्ट में जाओगे तो अब वाष्प पानी नहीं है तो कहाँ से वाष्पोत्सर्जन करेंगे, तो उनके अंदर स्टोमेटा ना के बराबर होते हैं, कई बार तो पत्तियां निडल में कन्वर्ट हो जाती, शूल में। तो स्टोमेटा का काम क्या था, ठीक है, मतलब स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन कर रहा था, ओपन एंड क्लोज, ये कौन कर रहा था, ये कर रही थी इन गार्ड सेल, और ये है कहाँ, स्टोमेटा में। किसका एक्सचेंज कर रहा है ये, गैस का एक्सचेंज कर रहा है, प्लस H2O का। तो पत्ती जो है वो बाहर क्या फेंक रही है, पत्ती बाहर फेंक रही है O2 प्लस H2O, और ले क्या रही है, CO2। ये पूरी काम आप याद रखिएगा, गार्ड सेल का काम है इतना, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह पूछा जाएगा, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की डेफिनेशन में आप इसको जो है वो रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, द नंबर ऑफ न्यूक्लाई फाउंड इन जायगोट, कितने जो है वो उसके अंदर जो है वो युग्मज में जो है वो जायगोटों की संख्या जो है वो होती है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जायगोट होता क्या है। फर्टिलाइजेशन तो समझते होंगे ना, निषेचन, गर्भ धारण करने की, आंतरिक निषेचन में गर्भ, जैसे हम मनुष्यों की बात करें, गर्भ धारण करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। एक सेकेंड, नंबर कलर वापस वही ले लेते हैं जो अपना चल रहा था, यहाँ पर अपन ने लिख लिया फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे निषेचन। अब ये जो निषेचन की प्रक्रिया है इसमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, निषेचन में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पड़ती है ओवम की, है ना, यहाँ पर लिखा ओवम, ये ओवम। दूसरा पड़ती है निषेचन में अगर कहा जाए स्पर्म की, ये अपन ने एक रफली स्पर्म बना लिया, यहाँ से स्पर्म, पुरुषों में स्पर्म, स्त्रियों में ओवम। तो दो चीजों की हमको जो है वो जरूरत पड़ रही है। हिंदी में ओवम को आप अंडाणु लिख सकते हैं, स्पर्म को आप शुक्राणु लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये अंडाणु लिख लिया, स्पर्म को अपन ने शुक्राणु लिख दिया। सीमेन मत कर देना, है ना, वीर्य अलग चीज होती है ना, वीर्य में करोड़ों, एक पुरुष का वीर्य जो होता है उसमें आप ये मान के चलिए औसतन अगर एक हेल्दी है पुरुष, तो कम से कम जो है उसमें 20 मिलियन एक बार का जो मतलब सीमेन निकलता है, उसमें 20 मिलियन तक जो है वो स्पर्म होते हैं, यहाँ पर उसको स्पर्म काउंट कहा जाता है। अब ये स्पर्म क्या हुआ, इसके अंदर एंटर हो गया। अब जैसे ही अंदर एंटर हुआ, अब इसकी खुद की एक, ध्यान समझिए, इस स्पर्म की खुद की एक जो है वो न्यूक्लियस है, यानी इसके पास एक केंद्रक हो गया, और इसके पास अपने पास इसका खुद का भी एक क्या है, केंद्रक है। यानी जब तक ये दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तक तो दोनों के पास दो केंद्रक थे। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यार दो चीजों से मिलकर बन रहा है। तो जायगोट जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो अवस्था बनती है उसको जायगोट बोलते हैं। तो निश्चित रूप से जायगोट में भी स्पर्मों की संख्या, मतलब सॉरी, केंद्रकों की संख्या क्या होगी, दो होगी। नहीं, एक्चुअल जब ये स्पर्म इस ओवम के अंदर एंटर होता है तो इसके साथ मिलकर ये एक नई अवस्था बनाता है, इसको बोलते हैं फ्यूजिंग न्यूक्लियस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं इधर। अब यहां पर अपन इसी डायग्राम को नए तरीके से बनाए, ये अंदर चला गया और स्पर्म और ओवम आपस में ये मिले, तो ये दो न्यूक्लियस आपस में मिले और इन दो न्यूक्लियस ने आपस में मिलकर एक दूसरे को फ्यूज कर दिया, देसी भाषा में, यानी एक दूसरे से टकरा गए। तो फ्यूजिंग प्रक्रिया हुई, तो यहां जो न्यूक्लियाई बना वो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, हिंदी में कहेंगे तो संलयन केंद्रक जो है वो बन गया, या संलयित केंद्रक बन गया। तो यहां पर एक संलयित केंद्रक का निर्माण हो गया, और इसी केंद्रक को क्या कहा जाता है, ये मतलब इसी केंद्रक से जो बनी अवस्था है इसको कहा जाता है युग्मज यानी जायगोट। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया एक स्त्री के शरीर में, जैसे अगर अपन यहाँ पर एक रफली बात करें, ये ओवरी है, दो ओवरी होती हैं,
ठीक है, और दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं डिम्ब नली का। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ फैलोपियन ट्यूब में यानी डिम्ब नलिका में होती है ना। और अगर मान के चलिए फिर उसके बाद ये जायगोट जो है वो 3-4 दिन के बाद इम्प्लांट होकर कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस यानी गर्भाशय में। और फिर ये गर्भाशय के अंदर क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू करता है। जैसे ही गर्भाशय में ग्रोथ करता है तो इसका नाम, एक नया नाम जो है वो आ जाता है, एम्ब्रियो। यानी तब उसको भ्रूण कहा जाने लगता है, एम्ब्रियो कहा जाने लगता है। और ये प्रक्रिया होती है। तो मतलब सिंपल सा समझ गए कि संलेखित हो रहा है केंद्रक, यानी दो हो गए, पहले दो केंद्रक थे, दोनों आपस में मिले, तो दोनों के आपस में मिलके क्या हुआ है, फ्यूजिंग सिस्टम से एक नया केंद्रक बना। और उसके बनने से फिर जो है वो हमारा विकास जो है वो शुरू हुआ। हम सबका विकास ऐसे ही हुआ है ना। तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है वो आपसे जो है वो पूछा भी जा सकता है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब किसी तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एक्सप्रेस्ड बाय लिक्विड कॉल्ड, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ड्रैग, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसको कहते हैं ड्रैग। पहले तो ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है वो, ठीक है, कोई भी तरल, तरल को लिक्विड ना बोले, अभी अपन यहाँ पे फ्लूइड बोले, ठीक है, थोड़ा सा इसको लिक्विड की जगह आप क्या इस्तेमाल करो, फ्लूइड। दो तरह के फ्लूइड हमारी जिंदगी में होते हैं ना, एक होता है गैस और एक होता है पानी। ये ध्यान रखिए ना, ये सब फ्लूइड की डेफिनेशन में आते हैं। फ्लूइड का बेसिक मतलब होता है हर वो चीज जो बह रही है उसे अपन फ्लूटी बोलते हैं, या उसके अंदर फ्लूट होता है। तो कोई चीज अगर बह रही है तो निश्चित रूप से, जैसे मान के चलो, ऐसे ऐसे सिंपल सा है, ड्रैग को समझने की कोशिश करते हैं। अपन ने यहाँ पर एक एरोप्लेन बना लिया, ये अपन ने एक एरोप्लेन बना लिया, ये ठीक है, ये एक अपने पास एरोप्लेन रफली बनाया अभी। अब एरोप्लेन हवा में चलेगा, तो हवा में जब एरोप्लेन चलेगा तो इस तरह से सपोज मान के चलो, ये सपोज मान के चलो हवा है ना, इसको अपन ने एयर मान लिया। जब एयर में चलेगा तो एयर क्या करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है, रोकने की कोशिश करेगी। तो जब रोकने की कोशिश करेगी तो उस समय एक फोर्स क्रिएट होगा, उसे बोलेंगे ड्रैग, ठीक है, यानी देशी भाषा में कर्षण। ये पहला तो याद रखिएगा, ड्रैग ड्रैग फोर्स। यही काम मतलब अगर कहा जाए पानी के अंदर होगा। अब सोचो, मान के चलो, टेक्निकली समझ ना, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा है, ठीक है, और ये हवा इधर से आ रही है, तो ये ड्रैग फोर्स इसके ऊपर क्या करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेगा, इसलिए इसका चलने में दिक्कत होगी। इसीलिए अगर हम इस आगे के हिस्से को कुछ ऐसा बना दें तो ये ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों ओर से कम हो जाएगा। इस शेप को बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी भी आप कोई रेसिंग कार देखिए, कोई हेलीकॉप्टर देखिए, कोई प्लेन देखिए, कोई पक्षी देखिए, उन सब के शरीर के अगले हिस्से को देखिए, जब वो उड़ते हैं तो उस ड्रैग को यानी उस कर्षण को कम करने के लिए उनका शरीर का आगे का हिस्सा इस तरह से नुकीला होता है या गोलाई लिए होता है। जब कुछ मत करिए, क्लास के बाद अगर आपके पास कोई बहुत तेज चलने वाली बाइक हो तो ध्यान से देखिएगा, उसके आगे का मुखौटा भी उन्होंने गोलाई, ऐसा चौकोर वाला नहीं लगा। पहले गाड़ियों में चौकोर लाइट लगते थे, सब पूरी गाड़ी आगे चौकोर होती थी। अब वो क्यों होता था, क्योंकि वो गाड़ी को बेचारी को 50 60 70 ही चलना है। अब आई इस पल्सर, ठीक है, और ऐसी महंगी गाड़ियां, तो कंपनियों को लगा कि यार ये तो ड्रैग फोर्स को तो कम करना पड़ेगा ना, वहां भी हवा तो वहां भी टक्कर मार रही है उसको। तो उनने क्या करा, उसके आगे के शेप को थोड़ा एरोडायनेमिक बना दिया। तो आप कभी प्लेन को, आज आज कुछ मत करिएगा, सबसे अच्छा एरोडायनेमिक शेप देखना है तो प्लेन देखिए ना। तो प्लेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे का शेप, ये गोलाई है, इससे क्या हुआ कि ये जो हवा जा रही है ना, ये दोनों ओर से कटकर बाहर निकल, ध्यान रखिए ना, ये एरोडायनेमिक शेप के कारण ये कटकर बाहर निकल गई। अगर ये ऐसा बना देते अपन प्लेन को, तो ये हवा क्या हो जाती है, इससे टकरा जाती है और प्लेन को आगे बढ़ने ही नहीं देती। इस प्रकार हमें ये समझ पड़ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिएगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, तो वो जिस दिशा में उड़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को बोलते हैं ड्रैग फोर्स। जैसे एक रफली आप डायग्राम कॉपी में बना लीजिए, ऐसे सपोज मान के चलिए आप एक क्या करिए, प्लेन बना लीजिए। ये आपने एक सपोज मान के चलिए प्लेन बना लिया, ये अपन ने एक सिंपल प्लेन बना लिया, ठीक है। अब ये प्लेन है, यहां अपन ने खिड़की भी बना दी। अब ये प्लेन है, अब ये प्लेन उड़ किस दिशा में रहा है, प्लेन इस दिशा में ना, यानी यहां पर लिख दे रहा हूं जहाज की गति, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। या आप इसको चाहो तो
ठीक है, मोशन लिख सकते हो यहां पर, ये मोशन, इस मोशन के, ये इस तरफ है ना, यानी अगर मान के चलिए ईस्ट की ओर जा रहा है तो इस दिशा में जस्ट उससे उल्टी दिशा में एक बल काम कर रहा है, ये फोर्स, इसका क्या नाम रख दिया अपन ने, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स होना भी जरूरी, जीरो हो जाएगा तो, जीरो तो हो ही नहीं सकता किसी स्थिति में, चल ही नहीं पाएगी चीज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कर्षण। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा क्या याद रखा, कि कर्षण को कम करने के लिए फ्लूइड में, लेकिन ये केवल सिद्धांत कहाँ है, फ्लूइड में ना। मैंने बार बार कहा इसको लिक्विड काट देना, फ्लूइड कर देना, फ्लूइड। फ्लूइड में क्या क्या आएगा, एक तो गैस आ सकती है, यानी एयर आ सकती है, और दूसरा लिक्विड आ सकते हैं, जैसे वाटर आ सकता है या कोई और दूसरा। तो अब आपको याद रखना है, आज से एक नया क्वेश्चन क्या मिल गया कि एरोडायनेमिक शेप क्यों बनाया जाता है। तो ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए जितना ज्यादा एरोडायनेमिक बनाएंगे, उतना ज्यादा जो है वो, अगर कहा जाए, आपका ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी हमेशा। ठीक है, और पानी के अंदर चलने वाली जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, चूंकि वो हवा में नहीं चल रहे, तो वहां पर भी एरोडायनेमिक शेप होता है, लेकिन उसको एरोडायनेमिक नहीं बोलेंगे। पानी में जो भी चीज चल रही है अंदर, जैसे सबमरीन चल रही है या कोई मछली पानी में तैर रही है, तो उसके लिए वही एरोडायनेमिक शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्ट्रीमलाइन हिंदी में बोलते हैं धारा रेखीय। ये अंतर याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये हो गया क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, इसमें एक और बल है, तो फटाक से देखिएगा, स्टैटिक फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी आप यहाँ पर जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो क्या आप हलोगे डलोगे, नहीं हलोगे डलोगे ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे खतरनाक जो घर्षण होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, सबसे खतरनाक। जैसे ध्यान से समझिए, अगर मैंने अपने हाथ पर ये मोबाइल रख लिया, अब ये मोबाइल को ध्यान से देखिए, अगर ये मोबाइल को मैं ऐसे नीचे कर रहा हूं ना, ये गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा। जब तक ये मोबाइल, ये देखिए अभी आप सबको दिख रहा होगा, ये मोबाइल जो है वो यहाँ रखा हुआ है, ये अब ये मोबाइल को मैं धीरे धीरे देखिए यहाँ नीचे ला रहा हूं, तो अभी जब तक ये मूव करना नहीं शुरू किया, इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये मूव करना शुरू किया, ये अब चालू हुआ, मूव हो रहा, इस जगह जहां से वो चल, मतलब वो मूव करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जैक्टली वो पॉइंट होता है जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, और फिर जब चलना होगा तो फिर वो अलग अलग तरह आ जाएगा, रोलिंग अगर वो रोल करते हुए जा रहा है, स्लाइडिंग अगर वो सर्फी हो रहा है। तो कोई पूछे सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा है, स्टैटिक। और जब वो स्टैटिक में क्या ऑब्जेक्ट चल पाएगा, कहोगे नहीं साहब क्यों चल पाएगा, नहीं चल सकता। लेकिन जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट चलने शुरू, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई पूछेगा चलना शुरू हो गया, उस समय जो है वो अगर कहा जाए कि कौन सा फोर्स उसमें काम करा, तो आप कहोगे उसमें लिमिटिंग नाम का जो है वो फोर्स उसमें काम करना शुरू किया। ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव, आज आप खुद मत क्लास के बात करिएगा, मोबाइल हाथ में लीजिएगा और कहिएगा ये स्टैटिक है, स्टैटिक 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 स्टैटिक, अरे ये चलना शुरू हुआ, ये लिमिटिंग आ गया, है ना। तो लिमिटिंग वो लाइन होती है जहां से वो स्टार्ट ही करता है चलना। ठीक है, तो लिमिटिंग थोड़ा सा कम होगा स्टैटिक से, बस ऐसे याद रखना। रोलिंग तो आप खुद को जो है वो अगर मान के चलिए फ्रिक्शन कम करना हो तो लुढ़क जाओ तो लुढ़क पुढ़क होना है, रोलिंग ही है ना। सॉरी, अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक सेकंड, हाँ, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इफ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑफ ईच अदर, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय देम। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो पहले तो समझे कि आंसर तक जाने का तरीका क्या है। देखो ध्यान से, अपन ने दो प्लेन मिरर ले लिए, यहाँ पर एक प्लेन मिरर ये है। ठीक है, प्लेन मिरर आपको मालूम होगा एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, ये हो गया। और दूसरा प्लेन मिरर ये इधर लगा लिया। ठीक है, ये दूसरा प्लेन मिरर है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों प्लेन मिरर के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो अब इसका फार्मूला, ये हमेशा कैसे निकलेगा, फार्मूले से निकलेगा, घर पे भी कर सकते हो, 360 डिवाइडेड एंगल -1। अब अपने पास दोनों का स्टैंडर्ड एंगल कितना है, 90 है, तो यहाँ 90 रख दिया, यहाँ -1 कर दिया, है ना। तो ये हो गया 4 - 1, यानी इमेज कितनी फॉर्म हो गई, 3। अब इसको कहाँ देखोगे, पहले तो देखो दो तरह से ये यूज होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। ध्यान से देखो, किसी शॉप में जाते हो जहाँ कपड़े चेंज करने के लिए एक ड्रेस चेंजिंग रूम होता है, वहां ऐसे ही दो कोने पर मिरर लगे होते हैं।
तो आज के बाद जब भी जाओगे ध्यान से तो उसमें पीछे देखोगे, तुमको अपनी 3 छवियां दिखेंगी। ये प्रैक्टिकल करना है अगर एग्जाम को सरल भाषा में अपनी जिंदगी से जोड़ना है वहां पर, है ना। तो ये हो गया। अब अपने को समझ पड़ा कि ये 90 डिग्री का एंगल आया, तो ये कितने हो गए, 4 से 3 हो गए। अब यहां पर वैल्यू तुम रखते जाओ। सपोज ये दोनों कांच एक दूसरे के सामने रख दिए जाए, ये कांच इधर कर दिया जाए और ये कांच इधर कर दिया जाए, ये ऐसे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अब तो ये एंगल क्या हो गया, 0 ही हो गया ना यहां पर। तो 360 डिवाइड बाई 0 - 1। अब आपको मालूम है किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अनंत जाएंगे। इसलिए किसी नाई की दुकान पे जाना, सामने कांच लगाओ और पीछे कांच लगाओ, तुम करोड़ों छवियां देखोगे अपनी, तुमको लगेगा अरे बाप रे कितनी सारी इमेजेस दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोनों के एंगल कितने हो गए, 0। जस्ट उल्टा कर लें थोड़ी देर के लिए। अगर मान के चलिए एक कांच ऐसा रख दिया जाए और जस्ट उससे दूसरा कांच इस तरफ से रख दिया जाए, यानी एक कांच का मुंह इधर एक कांच का इधर, तो है ना इनके बीच में अब एंगल जो है वो कितना हो गया, 360। ये है ना 90, ये 90 हो गया। अब 90 को बढ़ाकर अगर मैं सीधा खड़ा कर देता, ऐसा कर देता, ऐसा, तो ये कितना हो जाता, 180। तो कोई पूछे 180 में कितना बनेगा, तो 360 डिवाइडेड 180 -1 यानी 2 - 1। तो दो कांच अगर एक साथ ऐसे लगा दिए जाए, घर में 10 कांच ऐसे खड़े लगा दो, तो 10 फोटो थोड़ी दिखेगी, एक ही दिखेगी। तो ये हो जाएगा 1। उल्टा इसको पलट कर लगा दिया जाए, यानी ये दो कांच है ना, ये 90 है, अब ये हो गया कितना, 90 से देखो ये वाला, अब यही तो दिक्कत होती है ना ऑनलाइन क्लास में, ये 180 हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो 180 से जाएंगे 360। तो 360 डिग्री पर अगर दो कांच लगा दिए जाए तो 360 डिवाइडेड 360 -1 यानी 1 - 1 यानी 0। इस प्रकार इसको रटना नहीं है, समझना है कि ये थ्योरी प्लेन मिरर के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी मिरर में एप्लीकेबल नहीं है ना। जो घर में तुम रोज सुबह उठ के जो दर्पण देखते हो ना, प्लेन मिरर, उसके लिए साधारण दर्पण। तो हमें ये समझ पड़ा कि कोई भी जो प्लेन मिरर है उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो 360 डिवाइडेड बाई जो एंगल है -1 के फार्मूले से होता है, यानी ये हमें फार्मूला पता हो गया। ये ठीक है, ये तो हमें फार्मूला पता हो गया। प्लस 3 प्रैक्टिकल करना है। कभी भी किसी नाई की दुकान पे जाओगे, सामने और पीछे के मिरर में ध्यान से देखना, तुमको अपनी हजारों छवियां दिखेंगी, हजारों। यानी इससे सिद्ध है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है, 0 है, इसलिए छवि अनंत बनेगी। दूसरा, ड्रेस चेंजिंग रूम का मैंने बता दिया है कि कभी भी आज के बाद, अभी क्लास के बाद शाम को घूमते हुए किसी मॉल में चले आना, खरीदो मत कपड़े, हम तो कहते ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिकली करके आओ, लाइफ तो प्रैक्टिकल से चलती है ना भैया। तो वहां ध्यान से देखोगे तो उसमें अगर दो कांच 90 डिग्री पे लगे होंगे, दो, ठीक है, तो ये ध्यान से देख लोगे तो समझ पड़ जाएगा कि 3 छवि। और अगर वो आमने सामने दो कांच लगा दिए उसने बाय बैड लक, वो लगाते नहीं है जनरली ऐसा, क्योंकि उनको मालूम है हजारों फोटो दिखेंगे नहीं तुमको, तो उसमें तुमको अपनी हजारों छवियां जो है वो दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अनंत चित्र जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का मान कितना होता है। अब ये प्रश्न आप कहोगे ये प्रश्न क्या है, एक्चुअली ये 7th 8th का ही प्रश्न है, लेकिन हम क्या होता है पढ़ते नहीं है चीजों को सरल और व्यवहारिक रूप से, इसलिए हमसे बनता नहीं। तो पहले अपन द्रव्यमान को समझें, तो जो मॉलिक्यूलर परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास पहले तो समझना पड़ेगा। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं कि आंसर इसका 18 यू होगा, है ना, 18 यूनिट जो है वो होगा यहाँ। अब पहले तो समझो कि ये कह क्या रहा है, परमाणु द्रव्यमान, इंग्लिश में अपन बोले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है वो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी सरल भाषा में क्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है या जोड़ है उसको अपन एटॉमिक मास बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हाइड्रोजन, जैसे लिखा हुआ हाइड्रोजन, तुमको सबको मालूम होगा हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जिसके केंद्रक में न्यूट्रॉन नहीं होता। टेक्निकली उसमें केवल क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो 0 हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया, 1 हो गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास कितना हो गया, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 1 हो गया, है ना। अब अपन दूसरा ले रहे हैं, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के लिए कोई पूछेगा कि भाई ऑक्सीजन में जो है वो कितना है, तो ऑक्सीजन के लिए अपन चले गए O2 यहां। अब ऑक्सीजन जो है, ठीक है, का एटॉमिक नंबर है 8, यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में जो संख्या है वो न्यूट्रॉन की कितनी हो गई आइडियल केसेस में 8, और प्रोटॉन की कितनी हो गई आइडियल केसेस में 8, यानी 8 और 8 कितनी हो गई 16।
यानी ऑक्सीजन को ऐसे, ये इसलिए सिखा रहा हूं कि आप कोई भी जो तत्व है उसका अगर आपको, हाँ पर इसमें एक मेहनत तो करना पड़ेगी भैया, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का, अलग अलग तरीके का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, किसका कितना एटॉमिक नंबर है उससे। तो अब ये हो गया, अब अपन इसको, ये 16 हो गया, ये 1 हो गया, तो अब आपको हो गया तो 17 हो रहा है, 18 कैसे हो गया? तो ध्यान से देखिए, अब इसको अपन यहाँ पर सेट कर देते हैं ऊपर इस फार्मूले में, जिससे हमारी क्वेश्चन की कहानी जो है वो समझ पड़ जाए। हमारा फार्मूला क्या है? H2O, है ना। अब अपन ने इसको क्या करा? तोड़ लिया, H2 प्लस O के रूप में तोड़ लिया, सरल। H2 यानी H को 2, तो 2, एटॉमिक मास कितना है? 1, O कितना है? 1 इंटू 16, तो 2 प्लस 16, टोटल कितनी यूनिट हो गई? 18। तो आंसर क्या हो गया? ऐसे आप कोई भी जो है वो अगर कहा जाए सूत्र इकाई द्रव्यमान को निकाल सकते हो, कोई भी जो आपका मन करे। आप बस ये है कि दो बातें आपको पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए पहला, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको कहा जाता है, यानी परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, प्लस आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। आइडियल केसेस में, आइडियल है ना, आइडियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आइसोटॉप में नहीं होता, आइडियल केसेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है मूल परमाणु के अंदर, ठीक है, केवल प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी यानी परमाणु द्रव्यमान भी उसका 1 है, ये याद। अगला है उपास्थि यानी कार्टिलेज, और कंडरा यानी टेंडन। अब सोचो ना, ये अगर आ जाए कंडरा लिखा हुआ तो दिमाग खराब हो जाए। में पाए जाने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक और विभाज्योतक ऊतक। मैरिस्मेटिक टिश्यू है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, इसको पूरा याद रखिएगा, मैरिस्मेटिक। तो आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। देखो ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन, जैसे लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, अंदर का मुंह का जो अंदर का भाग है, ठीक है, इन सब को बनाने वाले, यानी जो त्वचा हमारी बनती है वो उनको बनाने वाले जो टिश्यू कहलाते हैं, उनको बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है। ये एपिथेलियम, या थोड़ा सा गलत लिखा गया, इनको एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई भी एपिथेलियम की भी कई क्लास होती है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बता दूंगा कि एपिथेलियम टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक वीडियो में तो सब चीजें बताने में तो 15 मिनट एक ही क्वेश्चन में चले जाता है, बट अपन समझें तो अपने दिमाग में आंख बंद करके याद रखना कि इस समय तुम्हारे शरीर में या मेरे शरीर में जितने ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन का जो लेयर है, उनको कवर देने वाला, जो उनको ढांकने वाले टिश्यू है, वो सब एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में दो है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक हमारे कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड में, यानी ब्लड जो है आपको मालूम होना चाहिए एक संयोजी ऊतक है। दूसरा जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, हड्डी, जैसे अगर सपोज मान के चलिए ये आपकी हड्डी है, ये हड्डी होती है इस तरह से, तो हड्डी के ऊपर जो है एक नर्म टिश्यू लगा होता है, यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर एक नर्म टिश्यू होता है जो इसके मूवमेंट में सहायक करता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो नॉन वेज खाते होंगे उनको पता होगा कि जब हम हड्डी को खींचते हैं तो उसके ऊपर का एक नर्म जो है वो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज, ये टिश्यू। तो ये वाले पूरे हिस्से बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, संयोजी ऊतक, मतलब आपस में जुड़कर एक पूरा के पूरा क्या होते हैं, जाल बनाते हैं, उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये आपको जो है वो याद रखना चाहिए। मैरिस्मेटिक टिश्यू, ये थोड़ा स्पेल गलत लिखा हुआ है तो आप मैरिस्मेटिक लिखे ना, मैरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो केवल प्लांट्स में पाए जाएंगे, यानी पादपों में, ये केवल प्लांट्स में होते हैं, कभी भी एनिमल्स में ये टिश्यू पाए ही नहीं जाते, ये आप जो है वो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एपिथेलियम के हम क्लास जो है वो आपको पढ़ा देंगे कि क्या एपिथेलियम के जो है वो क्लास होते हैं। अब एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। आपको मालूम होगा जो भार होता है या वेट होता है उसको हम न्यूटन में ही निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? अब आपके दिमाग में आएगा क्या इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं? देखो, न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लिकेटेड बड़े, जो मेंस में आ सकते हैं, ये भी मेंस में आ सकता है, लेकिन वो मेंस में बड़े क्वेश्चन में आएंगे, जैसे 5 नंबर में आ जाए या 11 नंबर में आ जाए एमपीपीएससी में। और दूसरे आते हैं ऐसे कि जो 1 या 2 लाइन में ही कंप्लीट हो जाए और इतना कॉमन हो कि बच्चा टिक लगा दे उसको,
वो आपको व्यापम में भी आएंगे और सब इंस्पेक्टर और सब इस तरह के एग्जाम्स में आएंगे। तो ये न्यूमेरिकल उसी से जुड़ा हुआ है। अब ये इस तरह के न्यूमेरिकलों को क्या करना है, आपको हर एक न्यूमेरिकल का एक, देखो सबसे पहले आप रटो मत इनको, समझो कि कंसेप्ट क्या है। अब वो कह रहा है कि पृथ्वी पर भार है ना, अपन ने कोई बेसिक अगर कहा जाए पृथ्वी पर भार, भार के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यू। पृथ्वी पे मान लिया ई, ठीक है। और जो मून है उस पे वेट को क्या मान लिया, एम, है ना, ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है मून को यहाँ पर। अब थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ रखा हो तो आप इतना तो सब जानते होंगे कि अर्थ पर अगर किसी चीज का भार, देख सके यहां लिख दूं मैं, अर्थ पर अगर किसी चीज का भार 1 kg है, ठीक है, तो मून पर उसका भार जो है इसका छठवां भाग होगा, यानी 1/6। आ गया समझ में, इसका कितना होगा, 1/6 kg होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पर हमारे भार में कमी हो जाती है, द्रव्यमान में कहीं कमी नहीं होती, मास तो आपका जहां है वहीं वही रहेगा, मास में कोई नहीं, बट आपका भार वहां पर कम हो जाएगा। तो कई बार एक चुटकुला भी आता है कि भार कम करना है, ठीक है, तो प्लेनेट बदलो। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर यही इसी को लिख लिया कि अगर मुझे चंद्रमा पर निकालना है, तो ये मैंने मून लिख लिया। अब चंद्रमा पर वो भार कितना है, अर्थ पर भार, या अर्थ पर भार हो गया, इसका कितना है 1/6, यानी WE/6 कर दिया। अब दिया क्या है तुमको वहां पर क्वेश्चन में, वहां तुमको दिया हुआ है पृथ्वी पर दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो यहां पर वेट मून पर WE की वैल्यू कितनी दी है, 10 न्यूटन, यहां पर अपॉन 6, ये अपने को आ गई। ठीक है, ये अब जस्ट उल्टा कर देता, अगर वो क्या करता, जो है वो चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन दे देता तो पृथ्वी पर निकालने को पूछ ले, तब भी आपका आंसर आ जाता। अब इसको केवल इससे काटना और कुछ नहीं करना, 6 को 10 से देखो, 6 एकम 6, ठीक है, बच्चा जो है वो अगर कहा जाए 4, जीरो लगा दिया 6, मतलब आप तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो ये तो खुद भी कर सकते हो। तो जब 6 को देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.67 न्यूटन। इस तरह से हम आसानी से इस छोटे से फार्मूले से चंद्रमा और पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार की तुलना कर सकते हैं, भार की, ये ध्यान रखिए, भार की तुलना यानी वेट की तुलना, द्रव्यमान की तुलना की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जो है वो सोचोगे यार द्रव्यमान की बात हो रही है कि भार की, नहीं। द्रव्यमान तो पृथ्वी के ऊपर हर जगह, ठीक है, द्रव्यमान, और पूरे यूनिवर्स में आपका द्रव्यमान हर जगह क्या होगा, एक ही समान होगा, एक ही समान, ये याद रखिए, है ना। तो ये एक आइडियल केसेस में आ गया। और इसमें कई कई इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें तो हमने निकाला तो 1.66 आ रहा है, वो वैल्यू वही है ना, 1.666667 जो है वो आएगा उतने। तो इस तरह से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं ना, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार हर ग्रह के ऊपर बदल जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार का उदाहरण नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वीड, है ना, खरपतवार, खरपतवार समझते हो, ऐसे पौधे जो अनवांटेड उग आते हैं, जिनको हम खाने में भी यूज नहीं करते, पशु खाते हैं हालांकि कुछ खरपतवारों को, लेकिन वो जो क्रॉप्स होती हैं उनके साथ खुद ही उग रहे हैं, वो सब खरपतवार। दो तरह की खरपतवार है, एक तो जमीन पे उगने वाली, उनको आप यहाँ देख ही रहे हो, उनको भी वीड बोलते हैं, एक समुद्र में उगने वाले, उनके आगे आप क्या लगाओगे, सी वीड। जैसे जब आप अटलांटिक महासागर में जाओगे, है ना, उत्तर अटलांटिक महासागर में एक सागर ही है, उसका नाम है सेरेगेसो सी, नॉर्थ अटलांटिक में, वो अपने सीवीड के लिए फेमस है। वहां इतनी ज्यादा समुद्री घास है कि कोई भी जहाज अगर वहां से निकल कर जाए तो उसके प्रोपेलर, जो जहाज को चलाते हैं ना प्रोपेलर, उसमें वो घास फंस जाती। तो लोग बाग कहते हैं अरे यार अब यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है। तो अभी हम देखें, गोखुर तो देखे ही होगा, वो कांटे वाले जो होते हैं, गोखुर भी है, गाजर घास भी है, मोथा। ये इसमें गाजर घास तो अमेरिकन की देन है, वो तो सबने देखा हो ना, सफेद सफेद से छोटे छोटे गोभी जैसे बिल्कुल बारीक से फूल होते हैं, वो गाजर घास है। ये जो है वो सब जो है वो वीट के एग्जाम्पल है। लेकिन कसकुटा जो है, अमरबेल जो है, आपने देखा होगा, जैसे कोई एक पेड़ होता है, जैसे सपोज ये एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर ऐसी ही जो है वो इस कलर की, आपने पीली कलर की जो है वो बेल देखी होगी ना, ऐसी, ये जो है वो अगर कहा जाए पैरासाइट होता है, यानी पर जीवी जो है या परपोषी जो है वो अगर कहा जाए प्लांट है ये। इसको बोलते हैं कसकोटा और अमरबेल। ये एग्जैक्टली क्या होती है, खुद ग्रो नहीं करती, किसी दूसरे पेड़ के ऊपर ही अपना जीवन जो है वो आश्रित होती है। तो अमरबेल या कसकोटा जो है वो एक बीड का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वो जमीन में सीधे जो है वो किसी पेड़ या जो है वो फसल के साथ नहीं लगता।
यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से ये याद रख सकते हैं। अब देखो एक और चीज समझ लो, पढ़ाई के अंदर एक चीज और होती है कि हमारे अंदर जिज्ञासा बहुत होना चाहिए। जैसे सपोज मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोथा, अब आपका दिमाग होना चाहिए, चलना चाहिए कि यार ये मोथा जो है वो अगर कहा जाए, जिसको नट ग्रास भी बोलते हैं, ये दिखता कैसे। तो आज आप क्लास के बाद क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, मोथा टाइप करिए, आप देखेंगे घास मिलेगी आपको। मैं यहाँ बना के फोटो बताता हूँ, ऐसी घास मिलेगी इस तरह की। और आपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना देखा, आपको कि अच्छा इसको मोथा बोलते हैं, हमने तो खूब देखा। उसके ऊपर वाले हिस्से पर आपको जो है वो यहाँ पर फूल दिखेंगे ऐसे। बहुत कॉमन है, कहीं भी आप किसी भी गार्डन वार्डन में देखोगे, इसको मोथा बोलते हैं। ये मोथा। गोखुर आपने देखी है, गाजर घास आपने देखी है, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसमें फूल जो होंगे वो सफेद से होंगे। बस ये आपने को याद रखना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन के आंसर तक भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसके नेचर को भी जो है वो समझ सकते हैं कि वो प्रश्न में हमसे पूछना जो है वो क्या चाह रहा है। क्वेश्चन के नेचर को समझना हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचर को नहीं समझेंगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस होगी। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। नेटल नामक पौधे की पत्तियों में डंकनुमा बाल होते हैं। इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना। तो इसमें होता है मेथेनोइक एसिड। अब समझो क्या होता है। आप नेटल को देखिएगा, नेटल एक इस तरह की नेटल की पत्ती होती है, बिल्कुल बारीक बारीक उसमें ऐसे रोम होते हैं, ठीक है। अब ये अगर मान के चलिए कोई आदमी कहीं से निकल रहा हो और ये पत्ती उसके संपर्क में आया, तो इसके डंक क्या है, उसको गड़ जाते हैं। गड़ने से उनके अंदर से निकलता है मेथेनोइक एसिड। उससे उसको खूब खुजान चलती है। मेथेनोइक एसिड चींटी के डंक में भी होता है, ध्यान रखिएगा। चींटी के जो डंक होता है ना, लाल वाली जो चींटी होंगी उनमें फॉर्मिक एसिड, नॉर्मल चींटी के अंदर मेथेनोइक एसिड। तो जैसे आप तो ऐसे समझो, चींटी काट लेती तो एकदम बहुत तेज खुजान चलती ना। तो ऐसे ही वो ये जो पौधा है, ये जहां भी लगा होता है वहां क्या होता है कि जैसे ही हमको गड़ता है तो इसके कारण बहुत तेजी से क्या होता है, खुजान चलना शुरू होती है। मैथोनिक अम्ल वो उसमें सेक्रेट जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये मैथोनिक। अच्छा देखिए बड़ी अच्छी चीज है, एक होती है न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। प्रकृति कितनी ज्यादा समझदार है, मतलब भगवान ने या प्रकृति ने हमें कितना समझदार बनाया। ये जहां भी नेटल का पौधा लगा होता है, कभी देखिएगा ऐसे ही होता है जैसे मैंने बताया, ऐसी पत्तियां मिलेंगी आपको ऐसी। ये जो है वो बना दी मैंने पत्ती। इसमें बस ये है कि ऊपर वाले हिस्से में हल्के हल्के आपको रोम्स देखने को मिलेंगे। आज क्लास के बाद आप, मैंने क्या बोला, हर चीज को इंटरनेट पे ढूंढो, फोटो देखोगे तो दिमाग में रहेगा अच्छा ये ऐसा दिखता है। तो जहां ये नटल का प्लांट होता है वहां पर एक और पौधा होता है, उसको बोलते हैं डाक। डाक का पौधा। डाक के पौधे को अगर मान के चलिए, जैसे सपोज आपको क्या है, कहीं आप जा रहे हो तो नेटल का पौधा आपको गड़ गया हाथ पे, अब आपको खुजान चले, तो वहीं कहीं आपको डाक का पौधा उसके आजू बाजू में मिलेगा, वहां से उसको तोड़ो, उसको रगड़ लो। तो रगड़ लोगे तो इसके अंदर एसिड, उसके अंदर बेस, उसके अंदर क्षारीय प्रकृति होती, दोनों हो गए न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज होने से खुजान चलना जो है बंद हो गई। यानी ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया आप देखिए ना। उदासीनीकरण क्या होता है, मतलब अम्ल और क्षार अगर मिला दो ना तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि उदासीनीकरण सरल भाषा में क्या होता है, तो कोई भी अम्ल को क्षार से जब अपन मिलाते हैं ना, एसिड को बेस से, तो उसके बाद अगर मान के चलो H2O बन जाए यानी पानी बन जाए और कोई सॉल्ट बन जाए, लवण, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम आम भाषा में बोलते हैं उदासीनीकरण। तो सोचिए प्रकृति ने सबसे अच्छी उदासीनीकरण की प्रक्रिया आपको दी, डाक डाक का पौधा जो है वो अपने को देखने को मिला। तो इस तरह से इसको अपन समझ सकते हैं। रही भाई सिट्रिक एसिड, सबको मालूम है खट्टे फलों के अंदर जो है वो ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, इस क्लास में सबको मालूम है कि लैक्टिक एसिड सबसे कॉमन जो दूध में जो एसिड होता है उसको हम जो है वो लैक्टिक एसिड। ऐसे थोड़े बहुत कम से कम 10-15 जो अम्ल रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में तो अपने को पता होना ही चाहिए, बाकी जो है वो पता हो या ना हो। जैसे एसिटिक एसिड सिरका, है ना, संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, जो इमली होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, जो क्या बोलते हैं अपन खट्टा दूध होता है, ठीक है, क्योंकि दूध में ही होगा ना, तो लैक्टिक एसिड होता है। क्या बोलते हैं उसको, टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इस तरह से हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि किसमें क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए बहुत तेजी से चलता है इसमें कर्सर आज के। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु तंत्रिका का भाग नहीं है? ठीक है, यानी अगर कहा जाए बिलाई, दुर्मिक, एक्सॉन और सिनेप्स, या तो इसका आंसर है बिलाई।
अब पहले तो समझ लीजिएगा कि ये जो प्रश्न है इसमें ये मतलब जो हम बात कर रहे हैं ये बिलाई का क्या मतलब है। अगर बिलाई समझ लेंगे तो हमारे आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए, बिलाई जो होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में होती है। हमारी जो आंत होती है ना, जैसे ये हमारी आंत है, आंत में इस तरह की छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जिनका काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाना, यानी भोजन जो है जिस उसको अवशोषित करके ब्लड में यानी रक्त में पहुंचाने का काम जो करती हैं वो बिलाई करती हैं। ये पहला तो हो गया कि बिलाई मतलब उससे अपने को समझ पड़ गया कि बिलाई क्या होती है। अब दूसरी बात कि ये जो तीन जो है वो इनको समझने, तो कोई भी जो अभी जो आप मैं बोल रहा हूं ना और आप मुझे देख रहे हो, इन दोनों प्रक्रियाओं में हमारा न्यूरॉन काम करता है, यानी हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है। वो बहुत लंबा टॉपिक है, कभी सीएनएस पीएनएस आपको एक आध विस्तार में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन अभी हम रफली अगर अपने तंत्रिका तंत्र को देखें, हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारा तंत्रिका तंत्र कुछ इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर ये हमारी एक एक तंत्रिका बना के बता रहा हूं, हमारी एक तंत्रिका कुछ ऐसी होती है, ऐसी इस तरह से हमारी तंत्रिका बनी होती है। ये हमारी तंत्रिका यानी न्यूरॉन हमारा ऐसा होता है। हमारे न्यूरॉन के टेक्निकली तीन हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा जहां पर न्यूरॉन या नर्व जो है या तंत्रिका खत्म होती है उसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, है ना, इसको क्या बोलेंगे, एंडिंग पॉइंट उसका। दूसरा जो हिस्सा होता है जो इसको चलाता है, ये बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष, इसको क्या बोलेंगे, तंत्रिकाक्ष। और तीसरा जो हिस्सा होता है ये जो है अगर कहा जाए ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है, यानी दुर्मिका। ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहे हैं ना ये वाले हिस्से, इन्हीं से सिग्नल क्या होते हैं एक से दूसरी जगह जाते हैं। ये जो सिग्नल को ले जाने का काम करते हैं यही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सिग्नल केमिकल से जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, हमारा जो शरीर का नर्वस सिस्टम है ना, ऐसा नहीं है जैसे किसी लैपटॉप में या मोबाइल में जो है डाटा केवल चिपका दी और ट्रांसफर हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो थ्री इडियट मूवी में, पी के मूवी में होता है। यहाँ इनके बीच में एक दरार नुमा स्ट्रक्चर होता है, गैप नुमा, जैसे यहाँ पर अपन रफली बना लें, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। और दूसरा ये बीच दूसरी वाली तंत्रिका के अंदर भी ऐसा होता है, यहां से सिग्नल यहाँ ट्रांसमिट होते हैं खाली जगह से। इस खाली जगह को बोलते हैं सिनेप्स। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे समझ लो जैसे दो ये तंत्रिका है, इनके बीच ये जो गैप दिख रहा है ये खाली, सिग्नल यहां से यहां कूदेगा, ठीक है, केमिकल सिग्नल जो है यहां से यहां तक जाएंगे। इसको ले जाने वाली जो छोटे छोटे से मतलब जैसे कहते हैं ना दरार जैसी जो संरचनाएं हैं, उनको बोलते हैं सिनेप्स। तो कुछ आए ना आए, सिनेप्स वर्ड तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सिनेप्स से ही, यानी कोई पूछेगा कि केमिकल सिग्नल वो जो क्रॉस होते हैं उसमें जो बीच में होता है गैप, उसको क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स। तो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अगर कहा जाए रोल करता है सिनेप्स। अगर ये बिगड़ गए तो पूरा नर्वस सिस्टम ही जो है वो मतलब अपना काम जो है वो भूल जाएगा। तो इस तरह से अपने को इतना पता होना चाहिए कि ये पूरा एक न्यूरॉन, इसको पूरे को एक जो है वो न्यूरॉन कहा जाता है ये। और इसके जो है तीन हिस्से जो हैं वो होते हैं। और ये वाला जो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ होगा, स्टमक में होगा, यानी अमाशय में, या लिख दिया अपन ने अमाशय, स्टमक, सॉरी अमाशय निकल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, मेरे मुंह से अभी भी अमाशय निकल गया। तो छोटी आंत के अंदर, क्योंकि भोजन का अवशोषण अमाशय में थोड़ी होगा, छोटी आंत में होगा, उसके अंदर ऐसी जो है वो अगर कहा जाए विलीज है। आप तो विली याद रखिएगा, आप जो है वो बिलाई विलाई जो शब्द याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इनमें कोई क्वेश्चन जो है वो अभी अपने को बन सकता है या आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। अभी इसके पहले मेरे मुंह से स्टमक निकल गया था गलती से, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ही जो है वो पचा हुआ भोजन जाता है और अवशोषित होता है। बड़ी आंत में अनपचा हुआ भोजन स्टोर होता है, ठीक है। और उसके बाद रेक्टम, ठीक है, यहाँ पर, और उससे एनस से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है। चलिए क्वेश्चन है, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल होता है। वाटर एट अप्रॉक्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, थोड़ा सेंटीग्रेड गलत लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, वो कई बार छोटी मोटी लाइनों में मिस्टेक हो जाती है। मिनिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या इनमें से कोई नहीं, तो मैक्सिमम डेंसिटी। अब यहां समझिए जो प्रॉब्लम है वो क्या है। जनरली हमारे पास कोई भी पदार्थ होता है ना, उसकी तीन अवस्थाएं होती है ना। पहली होती है ठोस,
दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। ये तीन तो हमारे पास होती हैं यहाँ पर, ये तीन मेन है, कोई अवस्थाएं होती हैं, चौथी मैं इधर लिख दे रहा हूं प्लाज्मा, है ना, ये चौथी अवस्था होती है यहाँ पर। और पांचवी भी होती है, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, वो पूरा लिख लेना, संगनन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इनको तो अभी छोड़ दो, ये थी। जनरली जो ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक सिंपल नेचर होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पदार्थ वो जो है, जब ठोस अवस्था से लिक्विड या गैस की ओर बढ़ता है तो ठोस अवस्था में उसकी डेंसिटी यानी घनत्व जो है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम होता है ठोस अवस्था में। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखिएगा, डेंसिटी जो है वो अगर कहा जाए कम होती जाएगी, और इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी गैस अवस्था में डेंसिटी यानी घनत्व क्या हो जाएगा, मिनिमम न्यूनतम, और आयतन क्या हो जाएगा, अधिकतम। यही रीजन है कि अगर आप 100 ग्राम पानी को एक कुकर में उबाल दो और कुकर के ढक्कन को ऊपर से लगा दो और उसकी सीटी लॉक कर दो, फट जाएगा, इतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा उसमें। अब यहाँ ये क्यों लिखा है, एक्चुअल क्या होता है, पानी के साथ उल्टी प्रक्रिया होती है। जब पानी को हम 0 डिग्री से यानी आगे की ओर बढ़ाते हैं तो टेक्निकली टेम्परेचर बढ़ता है, यानी वो होना क्या चाहिए, उसकी डेंसिटी कम होना चाहिए और उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी उल्टा चलता है, उसकी डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, और उसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, कम होता है। और फिर 4 डिग्री के बाद वो वैसे ही नेचर करता है जैसे सब करते हैं, यानी 4 डिग्री के बाद आप कहोगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री तक क्या होगा, तो आप कहोगे कि लगातार उसकी डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और 100 डिग्री पर जब उबलने लगता है तो वॉल्यूम कितना होता है, खुद देखो, एक 10 लीटर का कुकर ले लो आज, या 1 लीटर का कुकर ले लो, उसमें 100 ग्राम पानी भी उसको फाड़ने या विस्फोट करने के लिए काफी, इतना वॉल्यूम। फिर ये इसको बोलते हैं पानी का ड्यूअल नेचर, यानी जल की ये दोहरी प्रकृति जो है वो मानी जाती है। लेकिन ये प्रकृति इतनी हमारे लिए फायदेमंद है, इस पानी के दोहरे नेचर के कारण ही कोई भी नदी या झील का ऊपरी हिस्सा, जैसे सपोज मान के चलिए ये अपन ने एक नदी बना ली या झील, इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो जम जाता है, ये वाला हिस्सा जम जाता है यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नीचे का हिस्सा नहीं जमता। इसलिए जो जलीय जीव हैं वो नीचे, जैसे यहाँ पर एक मछली जो है वो तैर रही है, वो जीवित रह जाती है, ये पहला। लेकिन इसके यानी ये फायदा है, मतलब आप सोचोगे ठंड के समय में झीलें पूरी जम जाती होंगी, तो पूरी नहीं जमती, नीचे का हिस्सा उसका नहीं जम पाता, ऊपर का हिस्सा जो है वो जम जाता। अगर पानी की ये प्रकृति नहीं होती तो झीलें पूरी जम जाती नीचे तक, और उसके अंदर जितने जीव जंतु हैं यानी जैसे मछली हैं, अन्य जो भी जीव हैं, वो सब क्या हो जाते, खत्म हो जाते। तो उस प्रकृति चाह रही थी कहीं ना कहीं, इसीलिए पानी का ये उसने नेचर जो बनाया। अब अगला है, ठीक है, मिल्क इज बेसिकली ए टाइप ऑफ इमल्शन, सॉल्वेंट, सस्पेंशन और जेल। तो क्या है, तो पहले तो देखें कि दूध जो है वो इमल्शन है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न खड़ा हो गया कि ये दूध जो है वो इमल्शन है, तो ये इमल्शन होता क्या है, ये ध्यान रखिए। तो इमल्शन के लिए तो इतना ज्यादा तो नहीं समझाता, पर थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आपके घर में आपने एक पानी का गिलास रखा ना, पानी के गिलास में अगर आप लाइट को, जैसे एक टॉर्च ले लीजिए या मोबाइल के फ्लैश ले लीजिए, उसको अगर कांच की जो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल है उसमें से आप कांच लाइट निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। यानी एक पदार्थ, जैसे सपोज मान के चलिए अपने पास ये ग्लास है, इसमें पानी है, और यहां से अपन ने लाइट दी, कोई भी आप मोबाइल का जो है वो लाइट, और यहां से आप देखोगे लाइट पूरी निकल जाती है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला केस है। दूसरा, इसी की जगह आप इसमें क्या करो, दूध रख लो। चलो दूध ना करो, आज घर पे क्या करना है, अपने हाथ ऐसे करना, और अपना मोबाइल का जो ये जो मोबाइल है ना, देखो ध्यान से, ये मोबाइल, इस मोबाइल का क्या करना, पीछे का वो निकाल लेना, मतलब जो है जो लाइट वाला, और उसके ऊपर अपनी उंगली को रखना, वो फ्लैश जलाना, पूरा लाल दिखना शुरू हो जाएगा, यानी अब वो लाइट पूरी तरीके से नहीं जा रहा, वो वहीं फैल रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं आम भाषा में है कोलाइट।
यानी कोलाइड को सरल भाषा में क्या समझे, कोलाइड हिंदी में भी कोलाइड ही रहेगा यहाँ पर, कि अगर मान के चलिए हमने लाइट को या प्रकाश को अगर निकाल रहे हैं सरल भाषा में, अभी अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और वो लाइट क्या हो जाए वहीं जाके स्क्रेट होने लगे, फैलने लगे, तो ये कोलाइड कहलाती हैं ऐसी चीजें। और इस पूरे इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना, कोई सा इफेक्ट होगा तो टिंडल। तो अब हमारी जिंदगी में कोलाइड कितने प्रकार के, कई तरह के कोलाइड होते हैं। तो उन कोलाइड्स में अलग अलग तरह की जो है वो क्लासेस होती हैं। जैसे एक जो कोलाइड होता है उसको अपन बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक जो कोलाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल प्रकार के। एरोसोल कोलाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होते हैं आपके बादल। कभी देखा है बादलों से पूरी रोशनी निकल पाती है क्या, नहीं निकल पाती। सुबह सुबह की जो धुंध होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिस्ट। ठीक है, या चलो धुंध ना देखियो, कोहरा तो देखा ही होगा। ये तीनों को हम एरोसोल कहते हैं ना। एरोसोल बहुत नुकसानदायक होते हैं, इससे विजुअलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कोई पूछेगा कि एरोसोल क्या होता है, ये विजुअलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, स्मोक यानी जो धुआं होता है, कभी देखा है कहीं धुआं होता है तो उसमें से भी रोशनी पूरी निकलती नहीं निकलती, वो भी जो है वो अगर कहा जाए, या वाहनों से निकलने वाला धुआं, वो सब एरोसोल कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे जो कोलाइड होते हैं उनको अपन बोलते हैं इमल्शन। अब सोचो, दीपावली पे ऐड आता है, ठीक है, एशियन पेंट टेक्टर इमल्शन लगाइए, वो जो इमल्शन है ना वो एग्जैक्टली कोलाइड है। यानी सरल भाषा में, अगर आप एक कांच के ऊपर उसको थोड़ा सा पोत दें, ठीक है, एक पारदर्शक कांच, और उस तरफ लाइट लगी हो, तो आपको हल्की फुल्की रोशनी इस तरफ आ जाएगी। यानी इमल्शन में जो है वो सबसे बेसिक जो इमल्शन है, एक तो वही हो गया। दूसरा, जो हम चेहरे पे लगाने वाली क्रीम यूज करते हैं ना, जो भी हम क्रीम यूज करते हैं वो भी इमल्शन है। एग्जैक्टली क्या है, इसको कोलाइड को बनाने की भी प्रक्रिया होती है। जैसे इसमें एक डिस्पर्स्ड और डिस्प्रेसिंग जो है वो मीडियम होता है, बट वो अभी मैं समझा नहीं सकता क्योंकि उसके लिए तो पूरा डायग्राम मुझे बताना पड़ेगा। तो कभी आप लोग अगर कहेंगे तो एक ऐसी क्लास लेंगे जिसमें आपको पूरा एक कोलाइड और टिंडल इफेक्ट वगैरह जो है वो समझा पाए। पर सरल भाषा में अभी इमल्सन आया है ना, इमल्सन क्या है, जैसे फेस पे क्रीम लगा रहे हैं, या जो दूध है, या वो पेंट कर रहे हैं ना घर में, वो सब क्या है, इमल्शन। उसको इमल्शन कहा जाता है, पायस बोलते हैं, बट आप पायसन जो है वो पायस ही बोलना, उसको पायसन भी बोलते हैं, पायस भी बोलते हैं, बट उसको आप इमल्शन नाम से याद रखोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो पायस नाम से तो कोई उसको जानता नहीं है ज्यादा यहाँ पर। तीसरा जो होता है वो होते हैं फोम। फोम भी एक प्रकार के कोलाइड होते हैं। कोई पूछेगा क्या फोम जो है वो कोलाइड होते हैं, हाँ फोम भी जो है वो कोलाइड की ही डेफिनेशन में आते हैं। तो फोम में क्या होता है, जैसे अगर कहा जाए फोम, तो फिर फोम तो देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जितने जेल होते हैं, ठीक है, जितने जेल होते हैं, जैसे अगर कहा जाए बेसिक, अगर कहा जाए, आपने केक के ऊपर जेली देखी होगी, ध्यान से देखो, जेली में अगर मैं रोशनी को भेजूं, क्या पूरी लाइट उस तरफ निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना, उसका कुछ हिस्सा वो क्या कर देगी, अपने अंदर रोक लेगी, और कुछ हिस्सा पार्शली बाहर निकलने देगी। ये जेली, चीज, बटर, घी जो हम खाते हैं, ये सब जो है वो जेल की डेफिनेशन में आने वाले पायस है, इनको जो है वो पायस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे मुंह से गलत निकल गया, पायस, इनको जो है वो क्या बोलते हैं, ये कोलाइड कहा जाता है। तो कोलाइड को क्या समझे, अगर एक सिंपल लाइन में कोलाइड को ही समझे, आप कैसे याद रखोगे, अगर कोई पदार्थ आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि भैया आप बताओ कि ये कोलाइड है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करो, उसके अंदर, ठीक है, उसको एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में रखो, जैसे कांच के गिलास में रख लिया, और उसमें एक तरफ से रोशनी भेजो। अगर रोशनी पूरी उससे बाहर निकल गई, पूरी निकल गई, तो आप जो है वो कहोगे साहब ये कोलाइड नहीं है। और अगर मान के चलिए रोशनी उसमें कुछ रुक गई, ठीक है, तो आप कहोगे कोलाइड। जैसे मान के चलिए पानी में अगर थोड़ी सी मिट्टी डाल दे तो क्या बन जाएगी, कीचड़, मड। तो मड, कोई पूछे मड में से क्या रोशनी, कीचड़ में से पूरी रोशनी निकलेगी, नहीं, वो भी कोलाइड है, इसको बोलते हैं सॉल। ठीक है, इस तरह का जो कोलाइड होता है, जैसे मड है, सब बहुत सारी कोलाइड की क्लासें होती हैं, उनके अलग अलग तरह के होते हैं। तो कोई बोले कीचड़ किस तरह का कोलाइड है, तो उसको सॉल कहा जाता है, सॉल नाम का कोलाइड कहलाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, एरोसोल, फोम, इमल्शन, जेल, ठीक है, ये सब कोलाइड हैं। हजारों कोलाइड आपकी जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, बट उनको रट तो नहीं सकते ना, इसीलिए आंख बंद करके याद रखिएगा, आपका ब्लड भी अपने आप में एक प्रकार का कोलाइड। और आज करना कुछ नहीं है, अपनी उंगली के ऊपर अपने मोबाइल की टार्च ऐसे लगाइएगा, चालू करिएगा, दूसरी तरफ देखिएगा, पूरा लाल कलर की रोशनी दिखेगी, निकलेगी नहीं लेकिन पार्शली वहीं फैल जाएगी, और थोड़ा सा जो है वो बाहर की ओर दिखेगी। ये कोलाइड के एग्जाम्पल है ना, तो ये याद रखिएगा कोलाइड में अगर कभी आ जाए।
अब निम्न में से कौन सी अदिश स्केलर निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, तो पहला है प्रेशर, दूसरा है इम्पल्स, तीसरा है वेलोसिटी, चौथा है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। तो इसका आंसर है प्रेशर। अब बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया कि ये आखिर ये स्केलर क्वांटिटी की जो कहानी हो रही है, ये होती क्या है स्केलर क्वांटिटी? किसको अपन स्केलर बोलते हैं? दो तरह की हमारे पास क्वांटिटी होती है जब भी हम कोई यूनिट लिखते हैं। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं सदिश और इसको बोलते हैं अदिश। अब कैसे समझोगे, ऐसे याद रखो। मान के चलो आपने कोई चीज को धक्का दिया। ठीक है, ध्यान रखो, कोई चीज को धक्का दिया और धक्का देने पे आपने क्या लगाया? कोई बल लगाया या फोर्स लगाया, कुछ भी किया यहाँ। तो उसको अगर आपने कोई उस पर एक्ट किया और वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कोई भी जो है वो विशेष दिशा में अगर चली गई, यानी उसमें डायरेक्शन आ गई, कोई भी काम करोगे उसमें निश्चित रूप से जो है वो मैग्नीट्यूड तो होगा, परिमाण तो होता ही है। कोई भी काम करोगे बिना मैग्नीट्यूड के तो कोई चीज होती नहीं, परिमाण तो आनी है। लेकिन डायरेक्शन है कि नहीं? अगर डायरेक्शन है, दिशा है, तो कहोगे वेक्टर, और डायरेक्शन नहीं है तो कहोगे स्केलर। जैसे कहा जाए समय निकल रहा है, समय निकल रहा है यानी परिमाण तो हो रहा है, उसमें मैग्नीट्यूड तो आ रहा है। लेकिन समय किस दिशा में निकल रहा है? कहोगे ना समय उत्तर की ओर निकल रहा है, समय दक्षिण की ओर निकलता है कि समय की दिशा होती है? कोई नहीं होती ना। तो क्या समय के पास दोनों चीजें, देखो मतलब हमेशा समझो, दो बातें हमारी जिंदगी में होती है ना। एक होता है मैग्नीट्यूड, आपकी देशी भाषा में कहें, देसी भाषा में तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया परिमाण यानी रिजल्ट। मान लो कोई भी काम होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है वो रिजल्ट तो होगा। और दूसरा होता है उसके साथ डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, यानी दिशा। अब दिमाग लगाओ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें दिशा होती ही नहीं? जैसे मान के चलिए आपसे कहा जाए कि एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई में होता है, कौन सी दिशा होती है? कोई दिशा है? वॉल्यूम, घनत्व। अब ये जो है एक डब्बा है, इसके अंदर आपने पानी भर दिया, अगले इतना वॉल्यूम, तो पानी किसी दिशा में थोड़ी कि उत्तर की ओर डब्बे में इतना पानी भरा, दक्षिण की ओर इतना भरा, ऊपर की ओर इतना भरा, सब जगह एक ही जैसा पानी फैलेगा ना। तो वॉल्यूम, पावर, आप किसी, आपके अंदर बहुत सारी शक्ति, शक्ति किसी दिशा में है क्या आपकी? सोच के देखो। शक्ति, टेम्परेचर, तापमान, तापमान किसी दिशा में होता है कि यार हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर है बॉडी का दाई दिशा में, 38 डिग्री है बाई दिशा में, ऐसा होता है कि नहीं होता ना। मतलब सिंपल सी लॉजिक है कि आपके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। जैसे टेम्परेचर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे अगर कहा जाए एरिया के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए के पास जो है वो बेसिक अगर कहा जाए कि उसके ऊपर जो है क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, प्रेशर, प्रेशर के ऊपर जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं होता। दाब, अगर मान के चलिए कुकर में आपने 100 ग्राम पानी डाला, तो दिमाग लगाओ पानी जो है वो किस दिशा में जो है वो दाब डालेगा? सब दिशा में बराबर है ना, कुकर एक दिशा में थोड़ी फटेगा, सभी तरह से तो फटेगा। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब हम कोई गाड़ी जो है वो अगर कहा जाए स्पीड से चल रही, स्पीड की कोई दिशा नहीं होती, कितने 60 की स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी, वेग की दिशा होती है। तो वेग जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखो ऐसा है, यूं तो आप याद कर लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, ठीक है, फोर्स हुआ, ये सब जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एग्जाम में भूल जाओ तो आंख बंद करके सोचो कि अगर इसके ऊपर कोई चीज में मैं बल लगाऊं या कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, और ये कोई डायरेक्शन इसमें हो, दिशा हो, तो ये वेक्टर होगी। डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर जो है वो नहीं हो सकती, स्केलर ही होगी। जैसे समय निकल रहा है तो उसकी कोई दिशा नहीं है, तापमान की अपनी कोई दिशा नहीं है, एनर्जी की यानी ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में जितनी, उसकी कोई दिशा नहीं है। ये सब जो है वो स्केलर क्वांटिटी के सिंपल एग्जाम्पल हैं। ये ध्यान रखिए, कोई पूछेगा स्केलर क्वांटिटी के ये सब क्या है, बेसिक जो है वो अगर कहा जाए एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कहा जाए ना डिस्टेंस, ठीक है, दूरी, दूरी की कोई दिशा नहीं होती। जब वो दूरी दिशा ले लेती है ना तो उसको नया नाम देना पड़ता है, विस्थापन। ये ध्यान रखिए ना, डिस्टेंस जो है से को जो है वो अलग तरीके से देखना पड़ेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट कहना पड़ेगा। वो कभी पढ़ाएंगे। अब क्या होता है, ये भी थोड़ा सा लगता है कि पूरा तो पढ़ा दे लेकिन संभव नहीं हो पाता कई बार। खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्न में से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड ए प्रिजर्वेटिव इन फूड? पहले तो समझिए प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। कोई भी खाने की चीज होती है ना, कुछ समय के बाद खराब हो जाती है, ठीक है, कुछ समय के बाद वो निश्चित रूप से क्या होगी, खराब होगी।
तो उसको खराब होने से रोकने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं। ये जो केमिकल होते हैं, यही जो केमिकल हैं, इनको अपन आम भाषा में बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। जैसे इंसानी उपयोग का सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव कोई पूछे कि क्या था, सबसे पहले बेसिक किस प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया, तो आप कहोगे नमक और तेल। खुद देखो, मम्मी अचार बनाती है, ठीक है, ये देखो ये अचार बनाया। अब अचार में ऊपर क्या करते हैं, खूब सारा अपन नमक डाल देते हैं ना, नमक क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे अचार खराब नहीं होता। ये पहला। दूसरा, उसके खूब सारा, कभी ध्यान से देखिए घर में जो अचार होता है ना, या देसी जो है, उसमें तेल डाल देते हैं खूब सारा, तो उससे तेल डालने से क्या होता है कि वो खराब जो है वो नहीं होता है। इस प्रकार हमें ये समझ पड़ा कि ये सब जो है वो किसकी डेफिनेशन में आ गए, ये प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन में आ गए। लेकिन अब हम तकनीक के जमाने पे है ना भैया, तो तकनीक में हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज नहीं होता। अब आप कहोगे कि इसको कैसे याद रखें, कुछ मत करिए, आज घर जाइए, अपना फ्रिज खोलिए, या कहीं कोई डब्बा देखिए जिसपे अचार बाजार का हो, ना हो तो दुकान से बाहर जाइए, 2 रुपए का एक अचार का पाउच खरीदिए, उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको ये नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये लिखे हुए मिल जाएंगे, है ना। तो एसिटिक एसिड यानी जिसको सिरका बोला जाता है, विनेगर, ये भी यूज होता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट भी इस्तेमाल होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी इस्तेमाल होता है, नमक भी इस्तेमाल होता है, तेल भी इस्तेमाल होता है। ये सब जो है वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, किसमें, आपके प्रिजर्वेटिव में, यानी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित रखने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नाइट्रिक एसिड तो बहुत खतरनाक होता है, डाल मत देना, नहीं तो खेल ही खत्म कर देगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो इससे आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, क्या जो है वो होगा। कोई कार्य नहीं होता जब बल और विस्थापन के बीच कोण हो, ठीक है, तो आंसर तो खैर सबको पता होता है 90 डिग्री। देखो, अगर मान के चलिए कोई वस्तु रखी है, या आपके घर एक डब्बा रखा हुआ है, अब डब्बे पर आप कोई बल तो लगाओगे, यानी ये लगाया फोर्स। अब फोर्स लगाने पर अगर मान के चलिए इसी की दिशा में आगे बढ़ गया, जब ये दिशा, अभी उसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था दिशा, तो अगर दूरी दिशा में होगी तो क्या नाम दिया था, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी। अब सोचो, तुमने फोर्स ही नहीं लगाया, ठीक है, तब भी तुम्हारा वर्क क्या हुआ, जीरो हुआ। और तुमने खूब फोर्स लगाया, जैसे एक लड़के को अपन ने कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, और कहा कि इस कमरे की दीवार को खसकाना है। अब उसने दिन भर खूब, बेचारे ने उसके मार कमरे की दीवार में धक्का मारा, फोर्स तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन दीवार अपनी जगह से खसकेगी क्या, नहीं खसकेगी। यानी विस्थापन विस्थापन कितना होगा दीवार में, जीरो। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी में डी क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए तब भी वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी एक तो ये है कि अगर हम किसी चीज पे बल लगा रहे हैं और उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा, तो ये साफ कहानी बता रहा है कि वर्क वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब कई बार क्या होता है कि हम जब बल लगाते ना, तो बल, जैसे ये एक चीज रखी हुई, अब इस पे बल लगा रहे हैं, तो बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, यानी बल, और ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक कुली खड़ा हुआ है स्टेशन पे, देखा है, सर के ऊपर अपने संदूक लेके खड़ा रहता है, या आप सपोज मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, तो अपने हाथ में एक बैग लेकर जो है चल रहे हैं, है ना। इस स्थिति में बल लग रहा है इधर ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चल रहे तो इधर। तो इसके और इसके बीच में क्या होता है कि एंगल बन जाता है, यानी ये कुछ स्थिति ऐसी है, ठीक है। अब ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, 45 बनेगा, 180 बनेगा, इसके ऊपर निर्भर करता है। तब ये वर्क की फार्मूला क्या होता था, एफ इंटू डी, एफ डी कॉस थीटा। तो सपोज अभी मैंने क्या बोला कि जब बल और उसके बीच में, विस्थापन के बीच में, जैसे कुली खड़ा हुआ, जैसे ये अपन ने स्टेशन पे एक कुली को खड़ा कर दिया, ये संदूक लेकर, ठीक है, ये संदूक है, या कोई भी भार लेकर खड़ा है। अब बल लग रहा है कहां पर, ऊपर, कुली जो है वो इधर चलेगा, यानी चलने की दिशा है ना, ऊपर थोड़ी चलने लगेगा कुली। तो बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा में, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई, ठीक है। जी। और 90 की जो वैल्यू होती है वो सबको मालूम है, ठीक है, वो क्या होती है, जीरो, ठीक है। ये हमेशा आप जो है वो याद रखिएगा। तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये आप याद रखिएगा। कभी कोई पूछे तो हम आसानी से इस चीज को जो है बता सकते हैं। तो हमें ये बात समझ पड़ी कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें हम एंगल को बदल कर अपने लगने वाले बल के मान को क्या कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं।
अगर मान के चलिए इसको अपन 90 से उठाकर 0 कर दें, क्या ना कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 की जगह 0 कर दें, तो आपसे खींचते ही नहीं बनेगा उसको, इतना ज्यादा बल हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस 0 की जो वैल्यू 1 होती है ना, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि देखा होगा ट्रॉली बैग 90 डिग्री के एंगल पे लाने के लिए तैयार किए जाते हैं। छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे ट्रॉली बैग खींच ले जाते हैं, क्योंकि बल का मान आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज है, हम आसानी से इसको जो है वो समझ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं कि हाई तोबा वाली चीज तो जो है वो है नहीं। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। एक सेकेंड। जब किसी घने जंगल में वितान यानी कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ऊपर एक क्वेश्चन समझाया था अभी, टिंडल इफेक्ट। कोलाइड में क्या होता है, रोशनी जब वहीं फैल जाए तो उसको टिंडल। तो जैसे देखा होगा आपने, पहले तो समझ लीजिए जो ये प्रश्न कह रहा है वो क्या है। जंगल जो होते हैं ना, घने जंगल जो होते हैं, उनमें ये जो पेड़ होते हैं, ठीक है, इन पेड़ों के ऊपर ऐसा एक झुरमट जैसा बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, ऊपर से एक दूसरे को कवर कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे। इनके बीच का ये हिस्सा कहलाता है कैनोपी। कभी देखा होगा ना, वो सिम बेचने वाले, आरओ बेचने वाले रोड पर एक ऐसा तंबू सा लगा के खड़े रहते हैं, वो तंबू भी कैनोपी कहलाता है। अब इसमें से क्या होता है, इस कैनोपी में से जब सूर्य की रोशनी आती है, अब चूंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ नमी है पौधों के कारण, हवा के अंदर क्या है, मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, रोशनी एकदम सीधे नहीं आती, वो वहीं स्क्रेट हो जाती। कभी देखिए जंगल के फोटो, ठीक है, स्क्रेट हो जाती है, फैल जाती है। इस स्थिति को अपन बोलते हैं टिंडल प्रभाव, जो अभी अपन ने कोलाइड में देखा था। ठीक है, तो मैंने आपको टिंडल प्रभाव बताया ना, कि घर में एक कांच की गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा दूध डालिए और रोशनी को उसमें डालिए, तो जो रोशनी फैल जाएगी वहीं, उसी को अपन बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो इसका आंसर क्या हो गया, टिंडल प्रभाव। और कैनोपी समझ गए कि जैसे 10-15 पेड़ हैं, जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, और इनके ऊपर वाले हिस्से अगर एक ऐसा ऐसा झुरमट सा बना ले ऊपर पूरा, तो उस झुरमट से वाले जो जाल होता है उसको ही आम भाषा में कैनोपी के नाम से जाना जाता है। और इसको आप याद करिएगा, ऐसे करिएगा, क्लास के बाद करिएगा, टिंडल इफेक्ट इन फॉरेस्ट। क्वेश्चन टाइप करिएगा टिंडल इफेक्ट इन फॉरेस्ट, तो आपको जो है वो ये बात समझ पड़ेगी कि हाँ, फॉरेस्ट में टिंडल इफेक्ट का जो है वो क्या जो है वो रोल होता है, और कैसे ये टिंडल इफेक्ट फॉरेस्ट में जो है वो काम जो है वो करता है। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। एक सेकंड। हाँ, फलों को पकाने में निम्न में से कौन सहायक होता है? ठीक है, तो पहले तो समझ लीजिएगा कि फलों को पकाने के लिए हार्मोन सहायक होता है। पहला है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है एथाइलिन, तीसरा है IAA, चौथा है काइनेटिक। तो इसका आंसर है एथिलीन। ठीक है, अब ये होता क्या है ये समझ लीजिए। देखो, प्लांट में जैसे इंसानों के शरीर में हार्मोन होते हैं ना, प्लांट में भी हार्मोन होते हैं, लेकिन प्लांट में बहुत ज्यादा जो है वो हार्मोन नहीं होते। ठीक है, प्लांट में कुछ ही जो है वो, अगर कहा जाए जो है वो हार्मोन होते हैं। और ये जो ये थोड़ा सा लिखा गलत है, इथाइलिन, इसको ऐसे लिख लेना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इथिलीन पढ़ना है इसको, थोड़ा उच्चारण गलत है इसका यहाँ पर। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे मान के चलो, इसको समझते हैं ना, ये एक अपन ने कैरी ली, अभी आम आ रहा है ना, ये सपोज मान के चलो अपन ने कोई एक फल ले लिया, तो फल जब पकता है ना, तो उसके यहाँ वाले हिस्से से इसके चारों ओर एक गैस नुमा हार्मोन एक संरचना बनाता है, गैस। यानी पहला तो यही है कि प्लांट के सभी हार्मोन में केवल इथिलीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैस फॉर्म में पाया जाता है, ना गैस रूप में होता है, गैस रूप में होता है। अब ये इससे क्या होता है कि जब ये इसके चारों ओर, तो इससे इसका तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण ये फल क्या हो जाता है, पक जाता है। इस प्रकार आजकल तो केमिकल जो है वो एथिलीन मिलता भी है, बाजार में भी मिलता है, और उसको कृत्रिम तरीके से फलों को, जैसे केले आदि जो है वो पकाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये एक एथिलीन हार्मोन है प्लांट के अंदर। और इसका इस्तेमाल जो है वो, अगर कहा जाए मतलब सिंपल सी लॉजिक में, कि कोई भी पौधा जो होता है उसमें जो फल लगते हैं उसके पकने में आता है। और एकमात्र अगर कहा जाए जो हार्मोन है, इथिलीन जो है वो हार्मोन के रूप में जो गैस फॉर्म में पाया जाएगा,
ठीक है, कोई पूछेगा कि एक्चुअली ये किस फॉर्म में होगा, तो इसको अपन गैस फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे, और कृत्रिम रूप से भी मिलता है बाजार में। ऐसे मत समझना है कि एथिलीन जो है वो प्लांट में जो है वो मिल रहा है तो कृत्रिम रूप से नहीं मिलेगा, कृत्रिम भी मिलता है ना। तो कोई आ गया समझ में? एथिलीन प्लांट हार्मोन, प्लांट के सभी हार्मोन में एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के फ्रूट्स के रिपिंग के लिए यानी उनके पकने के लिए सहायक करेगा। पूरे प्लांट हार्मोन में केवल एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस फॉर्म में पाया जाता है। ये आज से आप सबको याद रखना है प्रश्न। ठीक है, अगले के ऊपर आते हैं। अगला है यूरिक एसिड इज मेन एक्सट्रिक्लिक प्रोडक्ट ऑफ। यूरिक एसिड उत्सर्जी, उत्सर्जी समझते हो ना? मान के चलिए हम टॉयलेट करने जाते हैं बाथरूम, तो जो भी हम अपशिष्ट शरीर से निकालते हैं वो उसको सबको उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो एक्सक्रिएशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ पदार्थ जो है वो निकलते हैं। तो वो पदार्थ जो है वो जो निकलने के आधार पर हम देखते हैं कि भाई उसमें कौन कौन सा जो है पदार्थ वो निकल रहा है। क्या अमोनिया निकल रहा है, क्या जो है वो यूरिया निकल रहा है, कौन सा जो है वो पदार्थ उसके अंदर निकल रहा है, उसके ऊपर सब कुछ जो है वो चीजें टिकी होती है। तो बेसिक अगर हम बात करें, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो आते हैं उसको समझें कैसे। पहले तो इसको 2 मिनट में समझ लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है और हमेशा एक्सक्रीशन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी उत्सर्जन। चलो यहां लिख दे रहा हूं उत्सर्जन। उत्सर्जन में 3 तरह से उत्सर्जन होता है। अगर मान के चलिए उत्सर्जन में अमोनिया निकल रहा, ठीक है, अमोनिया, तो ऐसे सभी जानवर कहलाते हैं अमीनोटेलिज्म। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं एमिनोटेलिज्म। ठीक है, हिंदी में भी एमिनोटेलिज्म ही याद रखिएगा। यानी एमिनोटेलिज्म का क्या मतलब है कि कोई भी जो जीव है अगर वो जैसे सुसु कर रहा है, देसी भाषा में कहा है, या उसका उत्सर्जन हो रहा है, तो उससे जो पदार्थ शरीर से बाहर निकल रहा है वो मूल रूप से अमोनिया है, मूल रूप से अमोनिया है। तो उसको हम बोलेंगे एमिनोटेलिज्म। ठीक है, एमिनोटेलिज्म में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मछली। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल होते हैं स्पंज। ये सबसे कॉमन जो है अगर कहा जाए एमिनोटॉलिज्म का एग्जाम्पल जो है मछलियों का। दूसरा मान के चलिए वो क्या कर रहा है, यूरिया निकाल रहा है, यानी उसका जो है वो जो तंत्र है वो है यूरिया। तो जब यूरिया निकाल रहा है तो सीधी बात है एमिनोटेलिज्म की जगह क्या हो जाएगा, यूरोटेलिज्म हो जाएगा। यहां पर यूरोटेलिज्म कर दिया। अब यूरिया, अब इतना तो दिमाग लगा ही लिया होगा कि यूरिया जो है वो जो है वो अगर कहा जाए कि किससे निकलता है, तो यूरिया हम सब जो है वो यूरिया अपने शरीर से जो है निकालते हैं। तो यूरिया में स्तनधारी यानी मनुष्य और जितने स्तनधारी तुमने देखे है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे मनुष्य और अन्य जो जानवर है वो सब यूरिया निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, बड़े स्तनधारी जैसे वेल है ना, वेल भी स्तनधारी है, वो भी जो है वो यूरिया उनके शरीर से भी जो बनता है उसको यूरिया, इसलिए हमारे शरीर में यूरिया साइकिल बनता है। तो ये यूरिया के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो है वो अगर कहा जाए, ये मतलब जो है ये याद रखिएगा। तीसरा, अगर मान के चलिए एक्सक्रिएशन के दौरान अमोनिया और यूरिया दोनों ना बने और तीसरी चीज बने यूरिक एसिड। हमारे शरीर में भी यूरिक एसिड बनता है लेकिन हमारे यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड पूरी तरीके से नहीं निकलता। तो यहां पर बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलेंगे, यूरोकोटेलिज्म। सबके नाम कॉमन है। यार इसमें क्या बनेगा, यूरिक अम्ल बनेगा, इसमें क्या बनेगा, यूरिया बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यूरिक एसिड जो है वो अगर कहा जाए, उसका कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा, तो जितने रेप्टाइल्स होते हैं, जितने रेप्टाइल्स यहाँ पर, यानी सरीसृप, जितने रेप्टाइल्स हैं सरीसृप, इसलिए आपने देखा होगा सरीसृप के आसपास जो है वो मतलब उनका जो यूरिन होता है वो सुसु नहीं करते, वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ज्यादातर, वो देखा होगा। ठीक है, जितने पक्षी होते हैं, सरीसृप तो समझ गए ना, रेप्टाइल, जितने पक्षी होते हैं, जितने इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जो होंगे वो सब जो है वो कीट पतंगे यहाँ पर, जैसे कॉकरोच, घोगा, ठीक है, यहाँ पर ये वो सब के अंदर आपको कीट, कीट तो समझते हैं ना, इंसेक्ट, वो सब में क्या निकलेगा, यूरिया निकलेगा। तो एक हो गया यूरिकोटेलिज्म, एक हो गया यूरोटेलिज्म, एक हो गया अमीनोटेलिज्म। मैंने इस प्रश्न को पूरे तरीके से समझा दिया कि भाई ये जो है प्रश्न पूछना क्या चल रहा है और हम कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें अगर कोई पूछे कि भाई मनुष्य कहाँ आ रहा है, तो मनुष्य आ रहा है इसके अंदर यूरो
ठीक है, यूरियोटेलिज्म में। यूरियोटेलिज्म क्यों? क्योंकि हम यूरिया बनाते हैं, है ना। और यूरिया कैसे बनता है मैं मनुष्य का बता दे रहा हूँ जाते जाते। ये है अमोनिया हमारे शरीर में, जब ये CO2 के साथ मिलती है तो बनता है यहाँ पर यूरिया। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये दोनों मिलकर, ये वैसे आप याद रखोगे, क्या बोलते हैं इसको, NH2 NH2 क्या होता है, NH2CO NH2, ये बनता है प्लस H2। इसको हम शरीर से यूरिन के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये हो गए आज के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा वो देखने वाली बात है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हर प्रश्न को अगर हम सरलता से एक्सप्लेन कर लें, चीजों को समझ लें, अपने आसपास की चीजों से जोड़ लें, तो एग्जाम बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है। जैसे आज अपने कांच वाला एक क्वेश्चन देखा ना, तो कभी भी मॉल में गए कपड़ा चेंज करने तो देखा यार 90 डिग्री, हाँ 3 फोटो दिख रही है, मतलब फार्मूला तो याद हो गया कि 360 के नीचे जो है वो जितना डिग्री आ रहा है वो लगा के -1 कर दो। बट फार्मूले को छोड़ो, अपनी जिंदगी में भी दे दो। जैसे अभी आपने कोलाइड बनाया और टिंडल इफेक्ट घर पे करना है, कुछ नहीं करना, क्लास खत्म, क्लास चलते चलते क्या करोगे, अपना मोबाइल लोगे और मोबाइल की टॉर्च जो है वो चालू करोगे और टॉर्च को जो है वो उंगली पर रखोगे, ऐसे दिख रही होगी जैसे ये मैंने देख कर रखा है ना, और पीछे तरफ देख के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे हाँ सर बिल्कुल जो है वो पूरी उंगली लाल दिखाई दे रही है, पूरी लाल, यानी यहाँ टिंडल इफेक्ट हो रहा है। हमारा ब्लड जो है वो एक कोलाइड की भूमिका में है, ये याद रखिएगा। कितना सरल है चीजों को आसपास से देखना और उनके जुड़ना। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी को, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले। खूब मेहनत करिए, ईमानदार बनिए, अपने लिए डेडिकेट रहिए। समय जो है बिल्कुल विपरीत है, कंपटीशन बहुत है, उसमें हम तभी जीत सकते हैं जब हम चीजों को सही तरीके से, सही नजरिए से एक दिशा में लेकर चलें। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, चैनल शेयर करते हैं तो अच्छा भी लगता है। कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट्स आप करते तो अच्छा। प्लस जाते जाते एक और छोटी चीज, अगर आप में से किसी को लगता है कि जैसे ये सीरीज है, ऐसे ही MPPSC, देखिए व्यापम के लिए तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, MPPSC के हर साल एक टेस्ट सीरीज बनाता हूँ। और जैसे यहाँ आप देखोगे कि पूरे क्वेश्चन जितने भी आप ऊपर से देखोगे, ये क्वेश्चन मेरी खुद की अप्रोच पर है, गाइडों के कोई क्वेश्चन मैं नहीं लेता, खुद ही प्लान करता हूँ क्वेश्चन, अप्रोच बेस्ड। वैसे ही एक 50 टेस्ट पेपर का एक सीरीज बनाया है मैंने MPPSC प्री के लिए, फाउंडेशन के लिए 50 टेस्ट पेपर है। तो वो मेरी ऐप के ऊपर भी है, जिसकी लिंक है, आपको अगर लग रहा है कंफर्ट है, आप पे कर सकते हो उतना अमाउंट जो उसमें है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। इतना तो प्रॉमिस है कि आपको एग्जाम में निराशा नहीं लगेगी, आप जब इन्हीं से आपको निराशा नहीं लगेगी। अभी कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, और खूब मेहनत करिए, ईमानदार रहिए अपने लिए। धन्यवाद।